नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे मानहानि के कानून के ऊपर। आखिर क्या है मानहानि और क्यों इसे आपराधिक माना जाता है। और हाल ही में हमारी न्यायपालिका ने एक संकेत दे दिया है कि अब इस मानहानि को अपराध मुक्त कर दिया जाए। आपको पता होगा, मान सम्मान सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आज की दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो हर कोई व्यक्ति पर्सनली कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है जिससे लोग फ्रेंडली मानने लग गए। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से अच्छे घनिष्ठ मित्र होते हुए भी दुश्मनी मोल ले लेते हैं और हम उन फ्रेंडली शब्दों का प्रयोग कोर्ट में ऐसा करते हैं कि भाई इसने मेरी मान हानि, एक प्रकार से मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, और वही केस मानहानि का केस बन जाता है। कई सालों तक ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं और फिर न्यायपालिका का समय भी इनमें व्यर्थ हो जाता है। हालांकि न्यायपालिका के समय को बचाया जा सके और कई संगीन मुद्दों पर वो डिसीजन ले सके इन छोटे छोटे मुद्दों से हट करके, तो न्यायपालिका ने ये चुनाव करना उचित समझा है। अभी तक इसको अपराध मुक्त घोषित नहीं किया है, लेकिन अपराध मुक्त घोषित करने पर न्यायपालिका ने कुछ संकेत दिए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आखिर मानहानि क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के मुद्दे हैं ये विस्तार पूर्वक जानने का प्रयत्न करते हैं। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं इस मानहानि के केस की यात्रा पर। क्योंकि कुछ दिन पहले, आपको पता भी होगा, कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने एक बार मोदी समुदाय पर टिप्पणी की थी। उसकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और जिससे कि उन्होंने अपनी अयोग्यता सिद्ध की थी, यानी कि सॉरी, एक प्रकार से यह दिखाया गया था कि वो अयोग्य है, संसद के योग्य नहीं है, वो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो किसी की मानहानि का केस उन पर लगाया गया था। कुछ वर्ष की सजा का प्रावधान भी वहां पर किया गया था। आखिर ऐसा क्यों, किस लिए और किन किन मामलों में ऐसा हुआ है और किन मामलों में संकेत दे रही है सरकार कि इस मामले को अपराध मुक्त कर देना चाहिए। आइए इस पर चर्चा। भारत में मानहानि कानूनों में सुधार, कानून में मानहानि की अवधारणा क्या है, उस पर हमें चर्चा करनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आपराधिक मानहानि के प्रति अपने दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे दिया है। एक सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी करते हुए अब समय आ गया है कि सबको अपराध मुक्त कर दिया जाए। यह टिप्पणी फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म द्वारा एक आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए आई। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है तब जब एक जर्नलिज्म द्वारा एक आपराधिक मानहानि पर एक समन को रद्द कर दिया गया, तब ये टिप्पणी करी है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, यह टिप्पणी आलोचकों और पत्रकारों को डराने धमकाने के लिए मानहानि के कानूनों पर दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। कहती है कि बहुत सारे ऐसे आलोचक और पत्रकार हैं, पत्रकारों को डराने धमकाने का काम करते हैं और ये चीजें गलत हैं, और फिर मानहानि का दुरुपयोग किया जाता है कि भाई उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि। पत्रकार का काम है राइट टू स्पीच, उसका काम है, देश का चौथा स्तंभ है, उसका काम है प्रश्न पूछना। अब उससे ऐसा सवाल पूछा गया है जिसे आप अपने पर्सनल ईगो पे ले जाओ और फिर मानहानि का दुरुपयोग करो, ये गलत है। ये केस फिर गलत माना जाएगा, निराधार माना जाएगा। यह भारत जैसे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ प्रतिष्ठा की रक्षा के संतुलन पर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देती है। जहां भारत देश में डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, बोलने की आजादी मिली हुई है, अगर उसमें ऐसा दुरुपयोग होता है तो एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे देती है। कानून में मानहानि की अवधारणा क्या है, तो मैं आपको बात बता देता हूं। मानहानि से तात्पर्य है किसी भी मौखिक या लिखित बयान से। मैं आपको लिख दूं, कोई भी मैसेज भेज दूं कि भाई तुम डॉट डॉट डॉट, कुछ भी भेज दिया मैंने, या मैं भेज दूं भाई तुम बेन स्टोक डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की चीजें, तो ये एक मानहानि में चला जाता है। मैं आपके व्यक्तिगत आधार पर टिप्पणी कर दूं या मैं कोई ऐसा लेख जारी कर दूं जिससे आप असहज महसूस करो, वो आपकी पर्सनल इंसल्ट हो जाती है, इसलिए आप उसको मानहानि के दायरे में रख सकते हो। जो शब्द या अभिव्यक्तियों के माध्यम से व्यक्त करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, उसे मानहानि में काउंट किया जाता है। किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे, यह निराधार रहेगा। ठीक है, यह बात यहां सामने आई है। और अनुपात में दंड आपराधिक मानहानि कार्रवाई के बढ़ते उपयोग पर यह आधारित रहेगी।
उसके अलावा मानहानि के प्रकार अगर मैं बात करूं तो मानहानि का प्रकार कथन जो लिखित प्रकाशित या दृश्यमान हो, जो रिटर्न हो, तो दृश्यमान हो। उसके अलावा बदनामी, ऐसा अपमानजनक कथन जो बोला जाता है जो जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है या किसी की शान और शौकत प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का काम करते हो, ये रहेगा। भारत में कानूनी आधार क्या है इसका, तो मैं भारत में कानूनी आधार बताऊं, भारतीय न्याय संहिता BNS 356 मानहानि इस प्रकार परिभाषित करती है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा या फिर कोई आरोप या प्रकाशित लगेगा जिससे उस इंसान की इज्जत या किसी प्रकार से उसकी बदनामी, इज्जत पर ठेस आ रही है या उसकी बदनामी हो रही है, तो यह मानहानि केस में गिना जाएगा। संवैधानिक औचित्य न्यायालय प्रतिष्ठा को अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार है। आप किसी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उंगली नहीं उठा सकते के अंतर्गत मानते हैं तथा प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान को सामाजिक उद्भवों को प्रभावित करने वाला मानते हैं। यानी कि आप अनुच्छेद 21 का हनन नहीं कर सकते, यदि करते हो तो उचित कार्रवाई की जाएगी, यह बात आपको याद रखनी। उसके अलावा सिविल बनाम आपराधिक मानहानि, सिविल और आपराधिक मानहानि क्या है उस पर भी हमारी चर्चाएं जारी रहें। तो सिविल निजी गलती, पर्सनल गलती, मेरी कोई पर्सनल गलती है वो सिविल में काउंट हो जाती है। उपचार के में प्रतिष्ठा की क्षति के लिए मुआवजा शामिल है। ठीक, आपराधिक सार्वजनिक अपराध जो कि पब्लिकली को अपराध कर दिया जाता है। दुर्भावनापूर्ण हमलों को रोकने के लिए जुर्माना या कारावास दोनों भी हो सकते हैं एक प्रकार से। ठीक, इसके अलावा मैं कहूं आपराधिक दायित्व के लिए तत्व, ये आपराधिक दायित्व उत्पन्न होने के लिए 3 तत्व मौजूद होने चाहिए, यानी कि बयान महाहानिकारक हो, या तो आपने एक ऐसी बात पब्लिकली बोली है जो सबसे घिनौनी, या तो आप देश विरोध में बात बोल रहे हो या किसी महान स्वतंत्रता सेनानी या महान हस्तियों के बारे में गलत बात बोल रहे हो, तो ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पर केस कार्रवाई करी जा सकती है, यह आपराधिक घटना हो सकती है, यह हजारों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, या किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य पर निर्देशित होना चाहिए और इसे दावेदार के अलावा कम से कम एक व्यक्ति को प्रकाशित या संप्रेषित किया जाना चाहिए। यानी कि जिसके ऊपर किया गया उसके अलावा कोई अन्य अगर ये बोल देता है कि ये गलत है तो फिर वो कार्रवाई आप पर की जाएगी। सिविल दायित्व के विपरीत अगर मैं बात करूं, आपराधिक कानून में या तो नुकसान पहुंचाने के इरादे का सबूत या नुकसान होने की संभावना का सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है। यदि आप पेश कर देते हो तो ये मानहानि में काउंट हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत में मानहानि से संबंधित हाल के न्यायिक मामले में सुब्रमण्यम स्वामी, आपने नाम सुना होगा, बनाम भारत संघ 2016 का मामला आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 499 और 500 अब BNS 2023 में 356 के तहत आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। यह फैसला सुनाया गया कि आपराधिक मानहानि अनुच्छेद 19 के तहत मुक्त भाषण पर एक उचित प्रतिबंध है। यह नहीं कि आपको बोलने की आजादी है तो आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ लिमिटेड शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। और प्रतिष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आप किसी के प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकते, जीवन के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया है। कहा है कि किसी की प्रतिष्ठा को दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की वेदी पर चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी की दूसरे के अधिकार की भट्टी में, अग्नि में जलाने की आहुति नहीं दी जाएगी। यह स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया था। 2016 में जो मामला आया था सुब्रमण्यम स्वामी और भारत संघ, MJ अकबर बनाम प्रिया रम्मानी, आपने नाम सुना होगा, MJ अकबर और प्रिया रम्मानी 2021 एक प्रमुख मीटू मामले में दिल्ली की अदालत ने MJ अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के आरोपों में प्रिया रम्मानी को बरी कर दिया, यह मानते हुए कि यौन उत्पीड़न से सम्मान और सुरक्षा का अधिकार अकबर की प्रतिष्ठा के दावे से अधिक महत्वपूर्ण है। यह माना कि अकबर की जो प्रतिष्ठा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है यौन उत्पीड़न और उनका सम्मान। इसलिए प्रिया रम्मानी को बरी कर दिया गया। अकबर की प्रतिष्ठा के दावे से अधिक महत्वपूर्ण मान करके मानहानि के मामले में सत्य और सार्वजनिक हित को वैध बचाव के रूप में मान्यता दी है। यानी कि सत्य और जो उसका बचाव वो वैध रूप से वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनवैलिड तरीके से उसको
एक प्रकार से उसका प्रयोग हो। इसी प्रकार हाल ही में समीर वानखेड़े, नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज, आपने नाम सुना होगा, समीर वानखेड़ा बहुत जाना माना नाम है। नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय सितंबर 2025 में मानहानि का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच तनाव को रेखांकित किया है। फिर राहुल गांधी मोदी मामला, आपने सुना होगा 2019 का, वर्तमान तक ये चल रहा है। राहुल गांधी को सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोदी उपनाम के बारे में की गई टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया, जिससे कथित तौर पर मोदी समुदाय का जिक्र किया गया। यानी कि यह मामला तो ताजा चल रहा है और आपने पता भी होगा, ये सूरत कोर्ट ने इसको दोषी ठहराया था राहुल गांधी जी को, तब जाकर एक कहानी हुई थी, कथित तौर पर मोदी समुदाय का जिक्र यहां पर किया गया था। ठीक है, ये सब मानहानि के केस बता रहा हूं आपको। सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का अवलोकन क्या है, तो सितंबर 2025 में, हाल ही में सितंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने मानहानि को अपराध मुक्त करने की संभावना व्यक्त की है, किया नहीं है, सिर्फ संभावना व्यक्त की है, उसको संकेत दिया है तथा सुझाव दिया है कि औपनिवेशिक युग का अपराध आधुनिक लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, आधुनिक लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। चल रहे मामले में जेएनयू के प्रोफेसर और द वायर शामिल है। इस मामले में जेएनयू के प्रोफेसर और द वायर शामिल है, जिसमें पीठ के बीएनएस की धारा 356 को, जो पहले आईपीसी धारा 499 थी, प्रासंगिकता और आवश्यकता पर खुले तौर पर बहस की है, ओपनली बहस डिबेट की है। इसमें यह मामला सामने आया और आपको बता देता हूं, औपनिवेशिक युग का यह अपराध, औपनिवेशिक यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे यह अपराध था और आज के लोकतंत्र युग में इसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, बात मानी गई थी। ब्रिटिशर्स थे, मूर्ख प्राणी थे वो, उनको कुछ बोल दिया जाता था, उन्होंने कानून बनाया था और आज तक हमारे देश में चल रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लेने की एक प्रकार से अपना बेंच तैयार किया है, हम सम्मान करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का, क्योंकि भारत की न्यायपालिका, भारत की जुडिशरी जो करती है वो सर्वोच्च तरीके से बिल्कुल सही करती है, क्योंकि न्याय की चेयर पर बैठे वो न्याय के देवता, वो अपने आप में एक कीर्तिमान फैसला लेते हैं और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई फैसले लेते। तो भारत की न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका है तो वो उचित रूप से कार्रवाई करती है। तो उनका जो फैसला होगा हम सर्वमान्य तरीके से उसको ससम्मान स्वीकार करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत में मानहानि को अपराध मुक्त करने के लिए पक्ष में प्रमुख तर्क क्या है, इसके पक्ष में तर्क क्या है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, आपराधिक मानहानि कानूनों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ठंडा प्रभाव पड़ता है, जिससे पत्रकारों, मुखबिरों, नागरिकों को वैध आलोचना या असहमति व्यक्त करने से रोका जा सकता है। एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे जो पत्रकार वगैरह है, नागरिक वगैरह है, मुखबिर वगैरह है, और उनको वैध आलोचना, वैलिड आलोचना करने से, एक प्रकार से असहमति व्यक्त करने से, यानी कि वो एग्री नहीं है उस तरीके से, उसको रोका जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्म सेंसरशिप होती है। सितंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं नोट किया कि आपराधिक अभियोजन का डर अनुच्छेद 19A अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबिंबित करता है और नागरिक उपचार प्रतिष्ठा को एक प्रकार से होने वाले नुकसान को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है। श्रेया सिंघल बनाम, आपने नाम सुना होगा, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन मानहानि पर आपराधिक धारा आईटी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया था, क्योंकि यह अस्पष्ट थी और मुक्त भाषण पर नकारात्मक प्रभाव डालती थी, इसलिए इस धारा को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। आइए मैं उन देशों के बारे में आपको बताता हूं जो मानहानि के मामले को डिक्रिमिनलाइज कर चुके हैं, यानी कि वो नहीं मानते इसको आपराधिक मामला, जो डिक्रिमिनलाइज कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अफ्रीका के 12 देश, अरब स्टेट में आप भी इसको मानहानि का माना जाता है, एशिया एंड पैसिफिक के 7 देश, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के 14 देश एंड कैरिबियन 18 देश, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के 6 देश। ये वो देश है जो फुली, पूर्ण रूप से, पार्शियली इस चीज को, डिफेमेशन को क्या मान चुके हैं, एक प्रकार से अपराध मुक्त मान चुके हैं। ये देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने इसको अपराध मुक्त होने का दर्जा दे दिया है।
इन्होंने इसको नहीं माना है। भारत में मानहानि को अपराध मुक्त करने के लिए अगर मैं कुछ प्रमुख तर्क पूछूं, प्रमुख तर्क क्या है, तो मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठा की सुरक्षा, मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठा की सुरक्षा। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 जिक्र किया था हमने। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि प्रतिष्ठा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है। आपराधिक मानहानि अनुच्छेद 19 के तहत एक उच्च प्रतिबंध है, यानी कि आप किसी के जीवन की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपराधिक दंड को बनाए रखने से प्रतिष्ठा पर अन्यायपूर्ण हमले के लिए त्वरित निवारण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। उसके अलावा आपराधिक दंड को बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठा का अन्यायपूर्ण हमले में त्वरित एक प्रकार से सुनिश्चित करने में उसकी हेल्प होगी, उसकी मदद मिलेगी। ऐसे ये बात एक प्रकार से कानून रूप से सत्य माना जा सकता है। दुर्भावनापूर्ण और गैर जिम्मेदाराना भाषण के खिलाफ रोकथाम, यानी कि आप कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिसमें दुर्भावना छिपी हुई हो, या आप गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकते। डिजिटल युग में झूठी जानकारी और किसी भी प्रकार की बातें आप फैला नहीं सकते। ये अपूर्णीय रूप से फैल सकती है तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों और विधि आयोग ने 2023 में तर्क दिया कि आपराधिक कानून जानबूझकर और लापरवाही से मानहानि सामग्री के प्रसार के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करता है, जिससे फर्जी खबरों पर अंकुश लगाया जा सकता है, व्यक्तियों को अपूर्णीय क्षति होने से बचाया जा सकता है। यानी कि जो झूठी खबरें फैलाई जाती है उन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। इसमें भी ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। उसके अलावा भारत में मानहानि कानूनों में सुधार के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी में तर्क दिया था, किसी राय को दबाना मानवता को गलती को सच्चाई में बदलने के अवसर में एक प्रकार से वंचित करता है, जिसे आलोचनात्मक विचार और लोकतांत्रिक जवाबदेही का गला घोंट दिया जाता है। उसके अलावा इस प्रकार निजी मानहानि को अपराध मुक्त कर देना चाहिए। निजी यानी कि पर्सनली जो मामले हैं उनको आपराधिक घटनाओं में शामिल नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक मामलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सार्वजनिक अगर किसी मेजर जोन को की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है तो वो गलत है, वो आपराधिक घटना में हो जिससे न्यायपालिका का भी समय व्यर्थ नहीं होगा, उसका भी समय किसी ना किसी प्रकार से संगीन मामले में विचार करने पर बीतेगा। ठीक है। और अच्छे तरीके से केस सॉल्व हो सकेंगे। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं नागरिक उपचारों को मजबूत करना, स्लैप विरोधी SLAPP विरोधी उपाय लागू करना पत्रकारों और नागरिकों की रक्षा कर सकता है, जिम्मेदार संवाद को बढ़ावा दे सकता है और संवैधानिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों को बनाए रख सकता है। इस प्रकार से इस चीज से यह संभव हो सकता है। यानी कि निजी मानहानि को अपराध मुक्त कर देना चाहिए और सार्वजनिक तरीके से जो मानहानि है उसको लागू रखना चाहिए। यही फैसला भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने डिफेमेशन के खिलाफ एक संकेत दे दिया है कि इसे अपराध मुक्त अब कर देना चाहिए। औपनिवेशिक युग का ये कानून अब आज के लोकतंत्र में नहीं चल सकता। इस प्रकार से संकेत देकर के सीधा बोल दिया है कि कोशिश कर रही है न्यायपालिका इसको अपराध मुक्त घोषित करने की। इसी प्रकार की खबर, इसी प्रकार के फैक्ट्स को जानने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ऐसी ही जानकारी आपको लगातार जानने को मिलेगी। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।